हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके बीच फिर से आ चुका हूं। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। मैं एक सीरीज करवा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कल 2016 का जो पेपर था वो मैंने करवाया था। उत्तर प्रदेश डीएलएड 2016 का जो प्रश्न पत्र था विज्ञान थर्ड पेपर का, वो मैंने करवाया था कल। आज मैं 2017 2017, ठीक है, प्रथम से ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। आज ये 2017 का पेपर लेके आए आप सबके बीच हम। देखिएगा, आज की हमारी क्लास है। मैं आप लोगों को एक जरा इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण सूचना है वो दे दूं कि जो ये हमारा सुमित चौधरी यूट्यूब चैनल है, इस पे अभी आगे आने वाले टाइम में थोड़े दिन के बाद, अभी ये तो सीरीज चल ही रही है पेपर की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो करवा ही रहा हूँ मैं। इसके साथ जो हमारी टीम है वो मॉक टेस्ट भी इस पे कराए जाएंगे, जो कि आपको फ्री में अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे। बस आपको थोड़ा सर्च करना है, और जो हालांकि जो पुराने हैं उन्हें तो सर्च भी नहीं करना है, उनका सब्सक्राइब ही है, तो उन पे आराम से नोटिफिकेशन आ ही जानी है। लेकिन जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई महत्वपूर्ण या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अ, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, तो वो आपके में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी और आप उसे एक्सेस कर पाएंगे यानी एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आज की जो हमारी क्लास है वो 2017 दूसरा पेपर है, ये 16 वाला करा चुके हैं हम। आज ये लेके आए हैं थर्ड पेपर है, तो देखते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो पहला क्या है, आपको पता ही है कि जो सुमित चौधरी के ऑनलाइन बैच से जुड़ने का, इसमें क्या होता है, ये क्या है, हमारा ऐप जो एप्लीकेशन है वो भी आ चुका है, आप सभी को पता होगा। अगर आपके फ़ोन में नहीं है भी तो आप सब जाके क्या कर लेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे जो सर्च बार है, वहाँ पे सर्च बार में जाके सुमित चौधरी जब आप टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आएगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। लोगो होगा येलो कलर में, सुमित चौधरी लिखा होगा, और क्या करेंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो नंबर डाल के अपना, या एक तो व्हाट्सएप से लॉगिन कर लें। व्हाट्सएप पे ओटीपी आ जाएगी, ऑटो वेरीफाई कर लेगा और अपने आप से एक नया जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से। इसी के साथ आप इसमें जो अभी कोर्सेज अवेलेबल हैं पेडागोजी के, शिक्षण शास्त्र के, वो आप परचेज कर सकते हैं, और कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल में, ठीक है। तो अगला जो इसी के साथ ये अदर हैंडल्स हैं, रियल सुमित चौधरी के नाम से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2017 का जो प्रीवियस पेपर है, साइंस थर्ड पेपर है उसका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, क्या फेफड़े होते हैं मछली में, तो ये नहीं। त्वचा त्वचा से तो केचुआ श्वसन करता है, और उपर्युक्त सभी भी नहीं, तो कौन से मछली लेते हैं, कलफड़ा, जिसे बोलते हैं क्लोम्स, गिल्स गिल्स बोलते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, एक गज बराबर होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 फुट के बराबर। एक गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। ये मैं अभी कल 2016 का जो साइंस का थर्ड पेपर अभी मैंने कराया था प्रीवियस ईयर वाला, उसमें मैंने बताया है, पूरा कंप्लीट समझाया है। तो जो अगर कोई भी घुलनशील है, सॉल्यूबल ठोस पदार्थ है, तो क्या होगा, उसे अलग कैसे करेंगे हम, वाष्पन विधि द्वारा, ठीक है। अदर जो छानना, तलछीकरण, निथाना, इनसे अलग नहीं कर पाएंगे अगर घुलनशील है वो, तो वाष्पन विधि लगाएंगे। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है, पहलवान जो भार उठाता है, कोई पहलवान है, जब वो किसी भार को उठाता है तो किसका यूज करता है, मांसपेशियों का, मसल्स का यूज करता है। और जब मसल्स का यूज करता है तो कौन सा बल लगता है, पेशीय बल लगता है, समझ आया, पेशीय बल लगता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है, चने के बीज का दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम। देखिएगा, आपको पता है चने का पौधा कैसा है, एक द्विबीजपत्री, कैसा है, द्विबीजपत्री पौधा है। चने का पौधा क्या है, एक चने का पौधा कैसा द्विबीजपत्री होता है। तो बीज के दो हल्के जो पीले रंग वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी संरचनाओं को बोलते हैं बीजपत्र। और इनका काम क्या करना होता है, इनका काम होता है फूड को स्टोर करना, भोजन को क्या करना, इकट्ठा करना,
ठीक है, फूड को स्टोर करना, और इनमें ही चेंज होता है। और इनके ऊपर जो एक बाह्य आवरण होता है उनको बोलते हैं बीजोल, लेकिन यहाँ पे बोला गया है हल्के पीले रंग। पीले तो दो होते हैं, दो जो हल्के पीले रंग वाली संरचनाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। छठा क्या है, देखिएगा, जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। जो जलीय पौधे होते हैं इनके तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बतानी है। अब पता है आपको, जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे, क्वेश्चन क्या था, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। देखिएगा, जलीय पौधों पौधों के तनों के अंदर क्या होता है, असंख्य रिक्त स्थान यानी वैक्यूल्स होते हैं, खाली स्थान होता है। उसमें क्या होता है, हवा भरी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठ कहा जाता है। अच्छा बताओ, आपने देखा होगा जो ट्यूब्स होते हैं बड़े बड़े, या आपने जो, जब बाढ़ वगैरह आती है तो कैसे स्टीमर्स आते हैं, या एक बैलून से होते हैं, बड़े से रबर के होते हैं, जिसमें क्या एयर भरी जाती है और उनको पानी पे उतारा जाता है, और वो क्या करते हैं, आराम से सरफेस पे तैरते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये पौधे होते हैं, कौन से पौधे, जलीय पौधे। जैसे आपने देखा होगा गांव में एक घास होती है, या सिंघाड़ा देखा होगा, सिंघाड़ा हुआ, और भी एक घास होती है, देखो अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका मुझे, जलकुंभी बोलते हैं उसे, जलकुंभी ही बोलते हैं। जलकुंभी में देखो उसका जो तना होता है, उसकी जो पत्ती होती है, वो किस तरीके की होती है, कितनी हल्की होती है, फूली सी हुई होती है, ऐसा लग रहा है उसके अंदर एयर भरी है, हवा भरी है। तो वो हवा नहीं होती एक्चुअली, वो खाली स्थान होता है, बहुत ही देखिएगा यहाँ पे, जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है। जलीय पौधों की पत्ती की सतह पर मोम की तरह चिकनी परत होती है। ठीक है, क्योंकि पानी, जैसे कि पानी क्या होता है, पानी इन पर नहीं रुकता है, तो इसी कारण क्या होता है, ये आराम से पानी के ऊपर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे की विशेषता व नाम बताइए। कीट भक्षी, जो कीट का भक्षण करे। कीट भक्षी पौधे अपना अधिकांश पोषण कीड़ों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें वे फंसाते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, फंसाने का मतलब गलत नहीं समझना, फंसाने का मतलब कीड़ों को फंसाते हैं। ठीक है, एक वेनस फ्लाइट रहे, पिचर प्लांट हुआ, इन सबको देखा होगा, कैसे वो करता है, ऐसे सपोज दैट है, उसकी लीव ऐसे है, और कोई कीड़ा आया बैठा, उसमें बैठ गया, और वो आराम से क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और जब बंद हो जाता है तो फिर क्या कर लेता है, खा जाता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इसी तरीके से कीटभक्षी पौधे अपना अधिकांश पोषण कीड़ों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें वे फंसाते हैं और खा जाते हैं। कुछ कीटभक्षी पौधे जैसे पिचर प्लांट, ड्रोसेरा, डायनिया और क्या, सेरोसेनिया, ये आदि। ठीक है, एग्जाम्पल हो। 8 क्वेश्चन, 8 नंबर, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है। देखिए, वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्त में घूमती है। वृत्तीय गति में क्या करते हैं, वस्तु एक वृत्त में घूमती है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो सर्कस वाला आता है, वो ऐसे ऐसे घूम, साइकिल लेके ऐसे चलाता है। मैं भी गांव से हूं ना, तो मैंने भी देखा है। तो उसे बोलते हैं क्या, तो ये बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्त में घूमती है। उदाहरण क्या है, जैसे कि कृत्रिम उपग्रह है, जैसे कि सैटेलाइट्स है, अर्थ, जैसे मान लो सपोज चांद है, चांद भी देखो कैसे रिवॉल्व कर घूमता है, वृत्तीय गति तो करता है पृथ्वी के चारों ओर। या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी गति करती है, वृत्तीय गति करती है, और वृत्तीय गति भी करती है, और भी अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, तो घूर्णन गति भी करती है। ठीक है, उदाहरण, कृत्रिम कृत्रिम उपग्रह एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। घूर्णन गति में वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। उदाहरण, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है। लट्टू घूमता है,
लट्टू क्या घूमता है, ऐसे घूमना, ये क्या है, ये जो घूमता है इस तरीके से अपनी अक्ष पे ही घूमना इस तरीके से, देखिए चलना ऐसे घूमना, और एक अपनी अक्ष पे घूमते हुए घूमना ऐसे इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट में, ठीक है। आप लोगों ने लट्टू देखा होगा। इस तरीके होता है, एक्सेस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। और ये ऐसे घूमना है क्या, ये घूर्णन गति है, और वो कौन सी गति, वो है वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखे। सरसों के पुष्प में क्या होता है, सरसों के पुष्प के निम्न अंग है, कौन कौन से हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज और जायांग। ये सरसों के पुष्प के विभिन्न अंग नाम है, कौन सा है, बाह्यदल पुंज है, दल पुंज है और जायांग, ठीक है। अगला देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 सेंटीग्रेड बोलो, डिग्री सेल्सियस बोलो, होता है, तथा मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। हाँ, अधिक नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वैसे सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम जो है लोअर लिमिट 35 डिग्री सेल्सियस, और अपर है तो वो 42, ठीक है। 35 से 42 ये रेंज है तापमान की, सेंटीग्रेड, क्लियर। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखो। अभी मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन भी था, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां निम्न है, कौन कौन सी, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन भी आता है। ये सब चीजें क्या है, कौन सी है, ये कौन सी विधियां हैं, ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं पेड़ पौधों। अगला, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। पर्वतीय, जैसे अगर नॉर्थ में आए, ये हिमालयन जो रेंज है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। सबसे पहले जंतुओं में देखते हैं। जंतु वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है, और उस मोटी त्वचा के ऊपर फर पाए जाते हैं। फर शरीर के तापमान को बनाए रखता है। उदाहरण जैसे याक, याक का शरीर लंबे बालों से, ठीक है, याक का शरीर लंबे बालों से क्या रहता है, ढका रहता है। दूसरा क्या है, पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर पाए जाते हैं, तब पैरों में भी फर होते हैं, जो इन्हें ठंड से क्या करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ती है जो, तो इसीलिए इनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, और उस त्वचा पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, जिससे फर कहते हैं। और फर क्या कहते हैं, इनके शरीर में तापमान को मेंटेन करके रखते हैं और इन्हें ठंड से बचाते हैं। पौधों में क्या होता है, देखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं बर्फ सरलता से नीचे की ओर खिसक कर, आपने देखा होगा जो पर्वतों पे प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। शंक्वाकार टाइप, यानी कि जो बर्फ गिरती है वो कहाँ आ जाती है, फिसल के वो नीचे आ जाती है, इस तरीके से, क्लियर, खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृत एवं आकार वाले पौधे भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, क्लियर। आगे देखिएगा, लघुत्तरी क्वेश्चन, लघुत्तरी प्रश्न जो है उनमें आ गए हैं हम। गति किसे कहते हैं, ठीक है, गति के कौन कौन से नियम है, पढ़ते हैं जरा। गति आपको पता है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, मान लो कोई वस्तु है, वो अभी यहाँ पे थी, थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कुछ टाइम था और यहाँ पे टाइम कुछ और हो गया, तो समय में परिवर्तन हुआ, और उसकी जो स्थिति थी,
मान लो एक ऐसा फिक्स टाइम है जिसपे हम ऑब्जर्व किए किसी वस्तु को देखे, तो मान लो एक स्थान पे देखे तो उसकी पोजीशन ये थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसकी पोजीशन में क्या हो गया, यानी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो स्थिति परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। उदाहरण क्या हुआ, चलता हुआ आदमी, गतिमान वाहन, बहती हुई नदी आदि। गति के नियम कौन से हैं? पहला नियम क्या है? पहला नियम, एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। ये गति का पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को, बल द्रव्यमान तथा नहीं, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल, ठीक है ठीक है ठीक है, बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, और गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है। यानी F बराबर क्या होता है, एम ए, ये होता है F बराबर एम ए। बल जो होता है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुपाती बराबर होता है, और गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये किसके नियम है? न्यूटन के गति के नियम। के नियम है न्यूटन के गति के नियम। एक तो ये कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या, पहला तो ये होगा गति की डिफिनेशन कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जो चलता हुआ आदमी, एक गतिमान वाहन, बहती हुई नदी आदि। गति के नियम में पहला नियम, एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई, स्थिर रहेगा, एक गतिमान वस्तु है तब तक वो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। दूसरा नियम है बल जो होता है, या ऐसे भी बोल सकते हो, दूसरा नियम ये भी है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल, उस बल के बराबर होती है, ठीक है। ये दूसरा नियम। F बराबर dp बाई dt, यहाँ पे दूसरे नियम में भी लिख सकते हो। F जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि रेट इन चेंज इन मोमेंटम। आपको पता है क्या होता है, dp बराबर क्या होगा, m इंटू डेल्टा dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt क्या होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ये तो एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए। यही क्या आ गया, F बराबर m इंटू ए बोलो, या dp रेट इन चेंज इन मोमेंटम बोलो। तो बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होती है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन लॉ पढ़े हो, थर्ड लॉ। तो प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तीन नियम हो गए। इसका एग्जाम्पल है ये, जैसे जब कोई गोली चलाता है, आपने देखा होगा, तो जब गोली आगे की ओर जाती है तो उसे एक झटका लगता है पीछे की ओर, ठीक है। ये एक बोल सकते हो, या बोले ऐसे, जब हम दीवार पे ऐसे मुक्का मारे, किसी सॉलिड चीज से अपना मुक्का मारे दीवार पे, तो हमें भी चोट लगती है। जितने फोर्स से हम उस पर मारेंगे उतनी ही फोर्स से यहाँ पे बल क्या लगता है, यहाँ पे भी एक बल लगता है, जिससे क्या होता है, हमें हमारे हाथ में, हमारा हाथ इंजर्ड हो जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अगला क्वेश्चन, अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। अमरबेल जो कि एक परजीवी पौधा है, तो अमरबेल हुआ। सिंघाड़ा जलीय पौधा है। आर्किड में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। पहले बात करेंगे अमरबेल की। यह एक परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पौधे से भोजन पौधे से ग्रहण करता है। यह एक परजीवी पौधा होता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, दूसरों पे हमेशा आश्रित रहता है, जो अपना आहार क्या करता है, चूसक जड़ों के द्वारा। अमरबेल में चूसक जड़ें होती हैं, चूसक मतलब चूसना, जड़ें होती हैं जड़ों के द्वारा अपने आधार आधार पौधा क्या होता है, जिस पौधे के ऊपर ये पौधा अमरबेल फैला हुआ होता है, जिस पौधे के ऊपर, उसी को आधार पौधा बोलता है। तो आधार पौधे से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। सिंघाड़े में कौन सी जड़ें होती हैं, सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषी होती हैं, जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती रहती है। सिंघाड़ा की जड़ें कैसी होती हैं, प्रकाश संश्लेषी होती हैं, और जो पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती रहती हैं। आर्किड, इसकी जड़ें वायु में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जल पूर्ति करती है। बहुत अच्छा है आर्किड की जड़ें।
इसकी जड़ें क्या करते हैं, वायु में लटकती रहती है, और वायु में जो जलवाष्प होती है उसको क्या कर लेते हैं, उसको ये अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करते और करके क्या करते हैं, पौधों के लिए जल की जो जल की आपूर्ति करती है, और इन्हें ही वायुवी या आर्द्रता ग्राही जड़ें भी कहा जाता है, आर्द्रता ग्राही जड़ें भी कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। जो मापक बर्तन होते हैं, जैसे दूध दूध मापने के लिए देखा आपने लीटर होता है, और बड़े हजारे होते हैं, बड़े बड़े से पेट्रोल टैंक पे देखा है आपने, बड़े से बर्तन होते हैं, ठीक है, तो वो मापक होते हैं, मापक बर्तन। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग निम्नलिखित है। एक तो नपना ग्लास होता है, दवा मापन है, सपोज दैट लीटर, 1 लीटर या आधा लीटर दूध मापने हेतु घर में होता है। नपना बेलन किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए, बेलन होता है किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए। लीटर में भी 5 लीटर के होते हैं, 10 लीटर होते हैं। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब बताया भी मापन है। मतलब आपने जहां जहां मापन बर्तन देखे हैं अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है, अपनी भाषा में बना के लिख देना है कायदे से, अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस। और जहां पे तथ्य, जो ऐसे क्वेश्चन जो तथ्य परक हो, जहाँ पे तथ्यों की जानकारी मांग रहा है, जैसे 1 फुट कितने के बराबर होता है, वहां पे तो नहीं लिख सकते ना, वहां पे लिखना ही पड़ेगा। जैसे अभी चने का जो 2 हल्के पीले रंग के तो घास है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बीजपत्री कहा जाता है। तो ऐसी जगह पे आप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप थे, या अभी एक और क्वेश्चन जो पीछे था, तो ऐसे जहाँ पे जरूरत लगे कि तथ्य, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। घर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गांव से होंगे, गांव पे होंगे तो उनके भैंस भी होगी, तो या दूध तो सभी लेते हैं, दूध तो सभी लेते हैं, पेट्रोल पंप पे तो सभी लोग जाते हैं, तो देखा होगा सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठोस ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब आपको बता, ठोस में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है कि अलग अलग अवस्थाएं होती है, एक ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, और एक गैस अवस्था होती है। अब आप ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं उस पदार्थ के, जो कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, आस पास, यानी उनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, ठोस अवस्था, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृति निश्चित होता है। पहली बात तो आयतन निश्चित होगा, उसकी उसका जो आकार यानी आकृति है वो निश्चित होगी, और उसी के साथ क्या होगा, उनको ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पत्थर आदि, ये दिख रहा होगा आपके, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, और कितना पास पास में है, इनके बीच में ये वाला जो स्पेस है देखिए कितना कम है। ये ठोस ऐसे बना देना आपको। द्रव पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, द्रव कहा जाता है। और आगे लिखा है, इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है, जैसे द्रव कौन होता है, जैसे पानी हुआ, तेल हुआ और दूध हुआ, ये सब द्रव द्रव होते हैं, लिक्विड में होते हैं। अब क्या होता है, इनका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार कैसे, जैसे इनको अगर हम किसी जिस तरीके का बर्तन होगा उसमें डालेंगे उसी तरीके का आकार ले लेंगे। अगर मान लो कोई चौकोर बर्तन ऐसे हैं, तो चौकोर बर्तन में अगर पानी भर के रख दें तो वो चौकोर हो जाएगा। गोल बर्तन में, गोल बर्तन है सिलेंडर बेलन के टाइप का, उसमें भर के रख दें तो उस तरीके का शेप ले लेगा। इनका आकार क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें, इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है तो वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनका आयतन नहीं बदलता है, जैसे जल, तेल, दूध, पारा आदि। अब इनमें क्या होता है, इनमें अंतरा आणविक स्थान, इनके कण दूर दूर होते हैं, ठीक है, इनमें अंतरा आणविक स्थान बहुत होता है। क्या इनके कण मूव कर पाएंगे, चल पाएंगे, अगर हटना चाहे यहाँ से यहाँ आना चाहे हो पाए, नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके कण यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, मूव भी कर लेगा। समझ आया। ऐसे ही गैस का होता है, गैस में थोड़ा और, वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। तो आप देखो, वे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उन पदार्थों को गैसीय अवस्था कहा जाता है। ये जिन बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जैसे वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। ये इसके कण हैं, गैस हुई, और ये इसके कण हैं। देखिएगा इनमें कितना अंतराणविक स्थान होता है, इनके बीच में फोर्स जो
अंतरा आणविक बल लगता है वो भी बहुत कम लगता है। इस सबसे, हालांकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सबसे कम इसमें, उससे कम, उससे ज्यादा थोड़ा इसमें, और सबसे ज्यादा इसमें होता है। तो ये बस थोड़ा अंतर है ठोस, द्रव और गैस में। ठोस में क्या होता है, ठोस आकार आयतन निश्चित होता है, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो अधिक अधिक होता है। ये चीजें लिखनी है। द्रव में क्या होता है, द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अंतरा आणविक स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो भी ठोसों की अपेक्षा कम होता है। गैसों में क्या होता है, ना ही आकार ना ही आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। फिर से सुनिएगा, ऐसे ही क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। 17 नंबर क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होता है। अभी मैंने बताया था वायु द्वारा, जल द्वारा या जानवरों द्वारा, तो यही सब चीजें हैं, हवा द्वारा, पानी द्वारा। तो बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं, लिखिए आंसर देखिएगा। बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हवा द्वारा। कुछ पौधों के बीज हल्के वजन के होते हैं और उन पर कुछ बाल या पंख जैसी संरचनाएं मौजूद होती हैं। मैंने बताया था कुछ पौधों के बीज क्या होते हैं, हल्के वजन के होते हैं और उन पर क्या होता है, कुछ बाल या पंख जैसी संरचनाएं मौजूद होती हैं। उदाहरण सहजन, सुईफल, सूरजमुखी, मदार आदि के बीज, इनके सबके बीज कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। हवा द्वारा क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। दूसरा है पानी द्वारा। कुछ बीजों का प्रकीर्णन मुख्यतः जलीय पौधों में होता है जैसे नारियल। तीसरा, जानवरों द्वारा। कुछ बीजों पर कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है, वे जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं जैसे यूरेना, जैंथियम आदि। क्या होता है, बीजों पर कांटेदार हुक जैसे होते हैं और वो जानवरों से लग के जानवरों पर चिपक जाते हैं, और जैसे जानवरों से चिपकते हैं जानवर जहां जाएंगे बीज भी उनके साथ जाएगा, और फिर ऐसे ही बीज का प्रकीर्णन हो जाएगा। इसके आगे फटकने के कारण देखिएगा, परिपक्व होने पर कुछ फल झटके के साथ फट जाते हैं, फटने के कारण उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं जैसे भिंडी, अरंडी, बालसम आदि। इनके सबके जो बीज हैं वो फटने की, भिंडी क्या होती है, भिंडी जब ज्यादा सूख जाती है तो फट जाती है, ऐसे पौधे में लगे लगे हुए, और बीज क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये मनुष्यों द्वारा, ये सब तरीके हैं। मनुष्य बीज के फैलाव में भी मदद करता है, खासकर खेती के दौरान। अब मनुष्य तो खुद ही प्रकीर्णित करता है, जैसे गेहूं बोए गए तो गेहूं को फैलाता है अपने हाथों से, तो मनुष्यों द्वारा भी उसका प्रकीर्णन होता है। तो ये सब आप लिख सकते हो। पानी द्वारा बह के चला गया यहाँ से वहां तक, जानवर के कुछ चिपक के चला गया, हवा में उड़ के चला गया, तो इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र ये अच्छा अंकुरण हो रहा है। ठीक है, आप जब देखे होंगे जब कोई बीज अंकुरित होता है तो इस तरीके के नीचे होते हैं, दो पत्तियां निकलती होती हैं, एक नीचे भाग जाता है और ये ऊपर जो नया वाला पार्ट विकसित होता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा अलग बना दिया गया है। अब देखिएगा, मूलांकुर क्या है, जो ये नीचे वाला पार्ट जा रहा है, ये वाला है, ये वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये मूलांकुर है। और ये जो पत्तियों का विकास करेगा, तने और पत्तियों का, ये प्रांकुर होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का ये क्या है, ये वाला पार्ट अंकुर, पत्तियां भी आ गई, बस ये स्टार्ट हुआ है। समझ आया, इस तरीके से। तो आज की हमारी ये भी क्लास हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बना देना है। तो ये आज के क्वेश्चंस, आज हमारा जो 2017 का पेपर था प्रीवियस है, तो वो भी हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टाटा, और कल फिर मिलते हैं, 2018 का प्रीवियस ईयर वाला पेपर लेके आएंगे। ठीक है, बाय।